मैं इस देश का नागरिक हूं और उतना ही नागरिक हूं जितना कोई और। मुझे भी इस देश के संविधान ने उतने ही हक दिए हैं जितने शायद किसी और को दिए हैं। मैं द्वयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं हूं और हम में से शायद कोई भी नहीं है और हम ये मानने से इनकार करते हैं। मुझे भी बोलने का उतना ही हक है जितना किसी और को। मुझे भी हर तरह के नजरिए और हर तरह के ख्यालात संविधान की परिधि में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स रखने का अधिकार है जितना किसी दूसरे को है। मुझे भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है शायद किसी दूसरे को है। मुझे भी कैंपसेस सिक्योर चाहिए जितना किसी दूसरे को चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हूं, किसी फार ऑफ एरिया से आता हूं, मेरा बैकग्राउंड रूरल है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि संविधान मुझे एक नागरिक होने का हक देता है और इस हक की वजह से उन सारे रिसोर्सेस पर, उन सारे इंस्टीट्यूशंस पर मेरा उतना ही हक है जितना शायद किसी और का हक है। हर जगह मुझे पढ़ने का हक है। मैं सिर्फ इसलिए किसी इंस्टीट्यूशन में डिनाई ना कर दिया जाऊं। Why? Because I belong to a particular religion, because I belong to a particular creed, or I belong to a particular region. I have the equal rights which are granted by the Constitution of India. क्या गलती है किसी की? क्यों आज कैंपसेस में लिबरल स्पेसेस कम हो रहे हैं? क्यों सवाल मुझसे छीने जा रहे हैं? सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, मैं पूछूंगा। आपको पसंद नहीं है, ना हो, आप सवाल पूछिए, हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हम आपको हक देंगे। आप हमारा हक क्यों छीन रहे हैं? अगर जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल नहीं है उसे मैं लोकतंत्र मानने से मना करता हूं। और इसलिए शायद मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि भारत सबसे बड़ा चुनावी तंत्र है, शायद लोकतंत्र नहीं उभर पाया है। लोकतंत्र कब बनेगा भारत, मैं आज आपके सामने ये चीज डिस्कस करना चाहता हूं। लोकतंत्र में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है प्रोसेस और दूसरा होता है आउटकम। प्रोसेस इलेक्शनरी, भाषण, नारे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये प्रोसेस है, और आउटकम यानी कि उससे क्या हासिल हमें हो रहा है। प्रोसेस तो है हमारे पास, अच्छी या बुरी जिस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए वो है हमारे पास। चुनावी तंत्र है, सबसे बड़ा चुनावी तंत्र है हमारे पास, लेकिन क्या आउटकम है इस लोकतंत्र का? आउटकम तब होगा जब मुझसे कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं उसके सामने याचिका लेकर जाऊं, ये ना पूछे कि तुम कौन हो, हु आर यू, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये होगा लोकतंत्र जब हम सवाल उठाएंगे विभिन्न संस्थाओं से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, उसमें जुडिशरी भी होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होगी, उसमें पार्लियामेंट भी होगा, उसमें सरकारें भी होगी। हर किसी से आसान हो रही है, हर किसी से जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं कि अभी एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि सबको राष्ट्रगान गाना होगा फिल्म देखने से। इस देश के अंदर बड़ी देशभक्ति चल रही है, बहुत सारे भक्त पैदा हो गए हैं। एक देशभक्ति राष्ट्रगान की देशभक्ति है, मैं सम्मान करता हूं राष्ट्रगान का, लेकिन मैं फिल्म एंटरटेनमेंट देखने के लिए गया हूं, देशभक्ति के लिए नहीं गया हूं। एक केरला से किसी ने कहा कि हम एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, 140 फिल्में दिखाएंगे, बार बार खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो नो नो, यू आर नॉट exempted, you have to stand 140 times. Now a man like me, clever man like you and me, he went to the Supreme Court and he said to the court, why courts are exempted? And see the attitude of the court, that court is asking the petitioner, who are you? It is shame on the part of the judiciary. I respect judiciary, but I do not respect judiciary which does not work within the precinct of the Constitution.
are under the law, Mr. Chief Justice and other Chief Justices of the Supreme Court. तुम लॉ से ऊपर नहीं हो, आर्टिकल 14 के ऊपर नहीं हो. Nobody is above the law. You are working under the law. और ये सिर्फ जुडिशरी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल होता है कि वो अंदर काम कर रहे हैं लॉ के, उसके ऊपर नहीं है, चाहे वो जेएनयू हो या कोई भी हो. तो मैंने कहा कि आउटकम हम देखेंगे. देशभक्ति चल रही है राष्ट्रगान की, दूसरी देशभक्ति चल रही है लाइन में खड़े होने की देशभक्ति. और आजकल एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जब सेना लाइन में खड़ी हो सकती है तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते. आजकल बहुत एक चुटकुला चल रहा है, ये जनाब लाइन में लगे हुए, तो पीछे वाले ने पूछा साहब जमा कराने जा रहे हो निकालने जा रहे हो. उसने कहा दोनों नहीं. तो उसने कहा फिर क्यों लाइन में लगे हो, कह रहा देशभक्ति प्रूव करनी है. ये जो लाइन में लगने की देशभक्ति है, जो बार बार राष्ट्रगान गाने की देशभक्ति है, शायद मुझे पसंद नहीं आती है. और भारत का संविधान मुझे यह इजाजत देता है कि मैं ऐसी देशभक्ति को नकारता हूं. मैं उतना ही बड़ा देशभक्त हूं शायद जितने ये लोग देशभक्त हैं. ये देशभक्त नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब देशभक्त हैं क्योंकि मादरे दर्ज का इस देश के लिए हम मरे हैं, हम जिए हैं. सभी धर्मों के लोग समाहित होकर इंक्लूसिव सोच होकर चलना पड़ेगा. उस दिन भी मैंने कैनेडी में कहा था, यू कैनॉट आस्क समबडी टू बी सेकुलर बाय बीइंग योरसेल्फ कम्युनल. बहुत सही तो कह रहे हैं, लेकिन बात हम पे भी एप्लीकेबल होती है. सही है. और जिस आइडिया ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी, वो आइडिया ऑफ इंडिया इंक्लूसिव आइडिया है, अकोमोडेटिव आइडिया है, टॉलरेंट आइडिया है. कोई अगर नजीब जैसा आदमी अगर सवाल पूछेगा तो तुम उसको क्या कर दोगे, कैंपस से निकाल दोगे. और जो ये संघवाद चल रहा है, जो एबीवीवाद चल रहा है, इस संस्था की तो पूरी हिस्ट्री आपको अभी अमिता धवन बताएंगी, या हमारे भरत भाई सब खड़े हुए हैं, ये बताएंगे किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन उज्जैन में उन्होंने प्रोफेसर को मार दिया. इनकी हिस्ट्री देखिए तो मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए तो केरला में जाकर देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए कि किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं. और ये कौन है? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. यही एबीपी के लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं. ये लोग पढ़ने नहीं आते बल्कि हिंसा करने आते हैं. और इसलिए ये कोई छात्र संगठन, जैसे माजिन भाई ने कहा, कोई छात्र संगठन नहीं है. ये मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी की स्टूडेंट विंग नहीं है. इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए. ये आरएसएस की स्टूडेंट विंग है. ये आरएसएस की स्टूडेंट विंग है और उन्हीं के इशारों पर काम करती है. और आरएसएस जितना राष्ट्र विरोधी है, शायद ही कोई संगठन इस देश के अंदर हो जो कि पूरा हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ काम करते हैं. और इनके बहुत सारी बातें आपको पता है, मैं नहीं जाऊंगा. मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट यूनियन के जरिए से हमें यहां से डिमांड रखनी चाहिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी बाय द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. बाय द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, और वो भी हर तरह के जज से नहीं, कोई सेकुलर माइंडेड जज से होनी चाहिए. अगर इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो मेरे पे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आई एम सेइंग दैट वी हैव सर्टेन जजेस who are also influenced by certain ideology. I do not believe in them. I believe in secular traditions. I believe in secular concept of this country. And I believe in secular judiciary. I believe in secular institutions. I believe in institutions which are liberal like universities. And universities, they are meant for critical thinking. The universities, they are meant for scientific thinking. और इन जगहों को दूषित मत कीजिए. आज क्या हो रहा है? सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है. अपने अपने लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं और वो 10-5 साल आपको बर्बाद करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करेंगे. एक बात मैं बता दूं कि एक तरह की सरकार है, वो बी ग्रेड के लोगों को कहीं ना कहीं नवाजती रहती है, और जो ये सरकार है वो पता नहीं जेड कैटेगरी के लोगों को
को लाके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बिठा रही है। लेकिन एक ही क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, he or she should belong to RSS and he and should be abide by the things which RSS say। फिल्म डिवीजन में इन्होंने क्या किया, जेएनयू में संघीय वाइस चांसलर को लाके बिठा दिया और ये करते हैं। इनको वैदिक एजुकेशन चाहिए। हम कहते हैं कि हमें इस तरह की एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें मॉडर्न साइंटिफिक सेकुलर एजुकेशन चाहिए, वो हमें दो। और इसलिए मैं आपसे इस स्टूडेंट यूनियन के जरिए से कहना चाहूंगा कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी की आप बात कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी की भी बात कर सकते हैं। और जिस तरह से नजीब की फैमिली का हैरेसमेंट हो रहा है बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये रुकना चाहिए, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। कि किस तरह से हमने न्यूज के अंदर देखा कि नजीब की मां को किस तरह से घसीटा गया, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, मैं समझता हूं। और इस पर जितनी निंदा होनी चाहिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, काफी स्पीकर्स हैं, बस इतना मैं कहते यहां से जाना चाहता हूं कि अपने अंदर सवालों को मत भरने दीजिए। और सिर्फ नजीब के मसले पर नहीं, जितने भी इस तरह के मसले हो जो मार्शलाइज सेक्शन से रिलेटेड हो, जो ट्राइबल से रिलेटेड हो, जो फार्मर से रिलेटेड हो, जो लेबर से रिलेटेड हो, जो हमारे किसी भी वंचित तबके से रिलेटेड हो, उस पर आपको इस तरह के प्रोटेस्ट करने चाहिए। और मैं स्टूडेंट यूनियन से कहूंगा कि नजीब के मसले में जितना हो सकता है करें। यहां पर एक साहब है, वो पीछे बैठे हुए, मैं उनसे बात कर रहा था, उवैस ने अभी लखनऊ के अंदर बहुत प्रोटेस्ट किया। वो नेता नहीं है, वो हम नेता हो सकते हैं, हम वोट के लिए आपके सामने बोल सकते हैं, ये आगे नेता बन सकते हैं, ये आपसे मीठी बातें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के लोग जिनके अंदर लीडरशिप है, और आप सभी के अंदर लीडरशिप है, आप जगह जगह चाहे 4 लोगों को जोड़े, लेकिन नजीब, रोहित वेमुला और इस तरह के मसले डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब तक मार्शलाइज सेक्शन, सप्रेस, डिप्रेस सेक्शन, पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मुद्दे आप नहीं उठाएंगे, आपके मुद्दे कोई उठाने नहीं जा रहा है। एक गठबंधन बनाइए, एक अलायंस बनाइए। और आखिरी बात, मैं उन सेकुलर माइंडेड पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो क्या कर रही हैं। अगर कम्युनल पार्टीज अपना काम कर रही हैं, तो तुम सेकुलर पार्टीज का खाक छान रहे हो। हमारा सवाल उनसे भी होना चाहिए, हमारा सवाल उनसे भी होना चाहिए कि वो सेकुलर माइंडेड पार्टीज क्या कर रही हैं। आज जिस तरह से अपोजिशन पार्लियामेंट में या दूसरी जगह से कमजोर है, मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है लोकतंत्र के लिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है और मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे लोगों को बोलना चाहिए। अगर रोहित वेमुला पे इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा हो सकता है, तो नजीब पर भी हो सकता है, नजीब पर भी हो सकता है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।